वर्चुअल नॉलेज में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज कक्षा 12वीं का जो अर्थशास्त्र है उसके लिए मैंने एक शब्द वाले प्रश्न उत्तर इस वीडियो में शेयर किया है। मेरे चैनल पर आप पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। यह एपिसोड फर्स्ट है। ये आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट को ये वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि उनके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं वो 30 नंबर इसमें से कवर हो सकेंगे। तो आइए देखते हैं वन वर्ड वाले वो जो प्रश्न उत्तर हैं उनको डिटेल में। तो दोस्तों, ये आपके सामने प्रश्न है, भारत में किस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? तो दोस्तों, उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होता है? तो वो नतोदर होता है। जी हाँ। शोषण का सरकारीकरण किस अर्थव्यवस्था का दोष है? समाजवाद का दोष है। चुनावों की सूची बनाने वाले वक्र कौन सा है? तो वो है उत्पादन संभावना वक्र। वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो ये है पूंजीवाद की। किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को सीमित कर दिया जाता है? समाजवादी। पूंजीवाद की सभी संस्थाओं का हृदय किससे कहा जाता है? लाभ को, क्योंकि सभी लाभ कमाने के लिए होती हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या कहलाती है? तो वो कहलाती हैं आधारभूत कार्य। तो ये प्रश्न आपको हर बार दोबारा देखना चाहिए और सुनना चाहिए जिससे आपको याद हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड। कौन सा वक्र ऊर्ध्व की ओर उन्नतोदर होता है? तो ये है तटस्थ वक्र। किस स्तर के बाद सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता घटने लगती हैं? तो ये है कि शून्य स्तर पर घटने लगती हैं। उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता की अधिकतमीकरण का बिंदु क्या कहलाता है? जी हाँ, तो उपभोक्ता संतुलन कहलाता है। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार होती हैं? अत्यधिक लोचदार होती हैं। उत्पादन के साधनों की मांग किस प्रकार की होती हैं? तो ये होती हैं व्युत्क्रम मांग। नेक्स्ट। इसमें हस्तांतरण आय किस लागत को कहा जाता है? आय किस लागत को कहा जाता है? तो ये आय अवसर लागत को कहा जाता है। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का योग किसके बराबर होता है? तो ये कुल लागत के बराबर होता है। कीमत में थोड़ी सी गिरावट होने पर वस्तु की पूर्ति शून्य हो जाती है तो इसके किसकी पूर्ति की लोच कहा जाता है? तो दोस्तों, ये पूर्णता लोचदार कहा जाता है। उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं सीमांत आगम कहते हैं। एक फर्म साम्य की दशा में कौन सा लाभ प्राप्त होता है? अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। टमाटर का बाजार मुख्य रूप से किस प्रकार का बाजार होता है? तो देखिए, वो अति अल्पकालीन बाजार होता है। बाजार मूल्य किसके चारों ओर घूमता है? बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के चारों ओर घूमता है। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को कौन सा लाभ प्राप्त होता है? जो लंबे समय तक होता है उसको कौन सा लाभ होता है? तो उसको सामान्य लाभ होता है। कीमत निर्धारण में समय तत्व का महत्व किस अर्थशास्त्री ने बताया था? तो वो अर्थशास्त्री है प्रोफेसर मार्शल। असामान्य लाभ या हानि किस प्रतियोगिता में होती हैं? तो असामान्य लाभ और हानि अपूर्ण प्रतियोगिता में होती हैं। व्यावहारिक जगत में किस प्रतियोगिता की स्थिति नहीं पाई जाती है? तो यह है व्यावहारिक जगत में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति नहीं पाई जाती है। साम्य कीमत से अधिक कीमत निर्धारण क्या कहलाता है?
वो कहलाता है कीमत तल। कीमत सीमा को परिणाम स्वरूप कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? कालाबाजारी। उत्पादकों के हित की रक्षा किस कीमत से होती है? कीमत तल से। वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो है मांग व पूर्ति के द्वारा होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है? तृतीयक। अंतिम स्टॉक एवं प्रारंभिक स्टॉक में अंतर कहलाता है। यह अंतर स्टॉक में परिवर्तन कहलाता है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्री ने किया था? यह है समष्टि अर्थशास्त्र में। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि किस बात की सूचक होती है? यह आर्थिक प्रगति की सूचक होती है। राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में कितनी बार होती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में एक ही बार होती है। वर्ष में कौन सी वस्तु व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की कुल राष्ट्रीय उत्पादन से जोड़ दिया जाता है? तो यह अंतिम उत्पादन भी जोड़ दिया जाता है। गुणक के रिसाव अधिक होने पर गुणक का प्रभाव कैसा होगा? तो ये कम होगा। मांग अधिक्य किसे जन्म देता है? तो यह मुद्रास्फीति को जन्म देता है। अभावी मांग को संतुलन करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? उसका सर्वोत्तम उपाय है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। बेरोजगारी का न्यूनतम मांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो प्रोफेसर किन्स ने किया था। प्रोफेसर किन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत का नाम बताइए। तो उसका नाम तरलता पसंदगी है। अभावी मांग को संतुलन करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो यहाँ पर बताया गया है कि निर्यात में वृद्धि करना सर्वोत्तम उपाय है। कृषकों को दीर्घकालीन ऋण देने वाली बैंक का नाम बताइए जो लंबे समय तक ऋण प्रदान करती हैं। वह बैंक कृषि व ग्रामीण विकास बैंक है। व्यापार चक्र मुद्रा का कौन सा दोष है? आर्थिक दोष है। तरल कोषानुपात बढ़ाने से मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह मुद्रा की पूर्ति घटेगी। बैंक केवल द्रव्य जुटाने वाली संस्था ही नहीं वरन ये द्रव्य की सृजनकर्ता भी हैं। किसने कहा था? ये शेयर्स ने कहा था। कागजी मुद्रा निर्गम का अधिकार किससे होता है? ये होता है केंद्रीय बैंकों से होता है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड एक बैंक का नाम है। कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। अब आगे दोस्तों, अतिरिक्त बजट का अर्थ लिखिए। आय अधिक और व्यय कम। अतिरिक्त। शिक्षा का व्यय कैसा व्यय माना जाता है? शिक्षा का जो व्यय होता है वो कैसा माना जाता है? तो वो विकासात्मक माना जाता है। प्रतिवर्ष वित्तीय मंत्री द्वारा प्रदेश के प्रस्तुत देश के बजट को कौन पारित करता है? संसद। सरकार द्वारा जुलाई 2017 से कौन सा कर लगाया गया है? जो नया कर आया है 2017 से वो जीएसटी है। सरकार बजट कितने वर्ष के लिए बनाती है? तो एक वर्ष के लिए सरकार बजट बनाती है। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी का पूरा नाम गुड टैक्स है, लेकिन यहाँ पर वह वस्तु और सेवा कर दोनों में लगाया जाता है। भू राजस्व कर किसके द्वारा लगाया जाता है? भू राजस्व कर किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। बजट को किस योजना की संज्ञा दी गई है? बजट को सरकार की मास्टर वित्तीय योजना की संज्ञा दी गई है। अब दोस्तों, नई व्यापार नीति की घोषणा किस सन में की गई थी? तो यह सन है 1991 में। भारतीय रुपए के अवमूल्यन से भारतीयों के आयात कैसा हो जाएगा? महंगे हो जाएंगे। दीर्घकाल में आयात किसका भुगतान करते हैं? दीर्घकाल में आयात निर्यात का भुगतान करते हैं। पूंजी खाते से किस बात का ज्ञान होता है? तो पूंजी खाते से हमें अंतर्राष्ट्रीय विनियोग
ऋणग्रस्तता का ज्ञान होता है। एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है? तो वो विनिमय दर कहलाती है। जी हाँ। तो दोस्तों, पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें और आगामी परीक्षा के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।